नमस्कार, आप देख रहे हैं VNM टीवी और वक्त हो चला है खबरों का। देश दुनिया शहर जिले से कौन सी है अहम और खास खबरें विस्तार से देखें उससे पहले नजर आज की सुर्खियों पर। आइए देखते हैं आज की VNM हेडलाइंस। 4% बढ़ा केंद्रीय कर्मचारियों का महंगाई भत्ता, 68 लाख पेंशनर्स को फायदा। गुजरात में 12 बजे तक गरबा चालू रखने पर असमंजस, कोर्ट में मौखिक शिकायत। और वडोदरा के मयंक तिवारी ने फर्जी पीएमओ ऑफिसर के नाम पर चेन्नई के डॉक्टर को दी धमकी, सीबीआई ने की जांच। दिवाली से पहले सरकार ने केंद्रीय कर्मचारियों का भत्ता फिर एक बार बढ़ाकर लाखों कर्मचारियों को दिवाली का तोहफा दिया है। सरकार ने केंद्रीय कर्मचारियों का महंगाई भत्ता 4% बढ़ाकर 46% कर दिया है। इसका सीधा फायदा करीब 52 लाख केंद्रीय कर्मचारियों और 60 लाख पेंशनर्स को होगा। केंद्रीय कैबिनेट की बुधवार को हुई मीटिंग में इस पर फैसला लिया गया। केंद्र सरकार के कर्मचारियों को अब नवंबर महीने से बढ़ी हुई सैलरी मिलेगी। इसमें जुलाई और अक्टूबर के बीच की अवधि का एरियर भी शामिल होगा। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने महंगाई भत्ता बढ़ाने और कैबिनेट में लिए अन्य फैसलों की जानकारी प्रेस कॉन्फ्रेंस में दी। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की अध्यक्षता में सीसीए की और कैबिनेट की बैठक हुई और मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि इस त्योहारों के समय भी एक ऐसा निर्णय जो हमारे केंद्र के कर्मचारियों और पेंशनर्स के हित में लिया गया है कि केंद्र सरकारी के कर्मचारियों का देय डियरनेस अलाउंस और पेंशनर्स का देय डियरनेस रिलीफ में 1 जुलाई 2023 से 4% की वृद्धि करने का निर्णय किया गया है। इससे कुल मिलाकर देश भर में करोड़ों सरकारी कर्मचारी जो केंद्र सरकार के और पेंशनर्स उनको लाभ मिलेगा। यह वृद्धि अब कुल मिलाकर देखा जाए तो 42% से बढ़ाकर 46% हो जाएगी, जब 4% बढ़ोतरी हुई। सालाना वित्तीय वर्ष यानी कि सालाना इसका कितना सरकार के ऊपर व्यय पर वित्तीय भार आएगा। गुजरात के गृह मंत्री हर्ष संघवी ने रात 12 बजे बाद गरबा चालू रखने के कथित निर्देश दिए हैं, जिसके खिलाफ हाई कोर्ट में मौखिक शिकायत की गई है। गुजरात राज्य के गृह मंत्री हर्ष संघवी द्वारा रात 12 बजे बाद भी गरबा जारी रखने के निर्देश दिए गए होने की बात सामने आई है। वैसे इस मामले कोई आधिकारिक घोषणा नहीं हुई है। ऐसे में हर्ष संघवी की बात का बतंगड़ बनाया गया होने की चर्चा हो रही है। इसी बीच मीडिया पर्सन और लॉ की पढ़ाई करने वाले जागरूक नागरिक ने हाई कोर्ट के जज सुनीता अग्रवाल और जज अनिरुद्ध की बेंच समक्ष एक याचिका दायर की है, जिसमें हाई कोर्ट में 3 शिकायत की गई होने की बात कही गई है। ध्वनि प्रदूषण, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के आदेश के उलझन का विरोध करते हुए इसे कोर्ट ऑफ कंटेम्प्ट का केस करार दिया है। लेकिन हाई कोर्ट ने इस मामले सीधे कोर्ट में याचिका दायर करने के बजाय पुलिस में FIR करने की बात कही है। गुजरात के वडोदरा शहर में देश के अग्रणी हॉस्पिटल के डॉक्टर को पीएमओ ऑफिस के अधिकारी होने की पहचान देकर धमकाने का मामला सामने आया है। गुजरात के वडोदरा शहर में डुप्लीकेट पीएमओ ऑफिसर का मामला उजागर हुआ है, जिसमें पीएमओ ऑफिसर की फर्जी पहचान देने वाले मयंक तिवारी के घर पर पहुंचकर दिल्ली सीबीआई की टीम द्वारा जांच की जा रही है। वडोदरा के न्यू समा रोड पर रांदल धाम सोसाइटी है। यहां सीबीआई द्वारा जांच करते हुए मयंक तिवारी के परिजनों से पूछताछ की गई है। देश के अग्रणी हॉस्पिटल के डॉक्टर को पीएमओ ऑफिस के अधिकारी होने की पहचान देकर धमकाने के मामले ये पूरी कार्यवाही हो रही है, जिससे सोसाइटी में रहने वाले लोगों में भी हड़कंप का माहौल देखने मिला। फर्जी सर्टिफिकेट मामले आखिरकार उत्तर प्रदेश के समाजवादी पार्टी के नेता आजम खान और पूरे परिवार को कोर्ट ने दोषी ठहराते हुए सजा दी है। उत्तर प्रदेश में बेटे अब्दुल्ला के फर्जी बर्थ सर्टिफिकेट मामले में आजम खान, पत्नी तंजीन फातिमा और अब्दुल्ला को 7-7 साल की सजा सुनाई है। अब्दुल्ला के 2 बर्थ सर्टिफिकेट मामले में आजम फैमिली को रामपुर की स्पेशल MP MLA कोर्ट ने दोषी करार दिया है। अभी तक ये तीनों इस मामले में जमानत पर थे। कोर्ट के फैसले के बाद तुरंत
जमानत पत्र जब्त कर लिए हैं। तीनों को कोर्ट में ही हिरासत में ले लिया गया। कोर्ट की सुरक्षा बढ़ा दी गई है। प्रिजन वैन को गेट पर लगाया गया है। किसी को भी आजम से मुलाकात नहीं करने दी जा रही है। दरअसल आजम के बेटे अब्दुल्ला के 2 जन्म प्रमाण पत्र हैं। एक पत्र रामपुर में बना है। चुनाव लड़ने के समय उन्होंने लखनऊ से दूसरा प्रमाण पत्र बनवाया था। शैक्षणिक प्रमाण पत्र में अब्दुल्ला की डेट ऑफ बर्थ 1 जनवरी 1993 है, जबकि जन्म प्रमाण पत्र के आधार पर उनका जन्म 30 सितंबर 1990 बताया गया है। ये मामला कोर्ट में पहुंचने के बाद उस पर सुनवाई शुरू हुई थी। अब्दुल्ला की तरफ से पेश किए गए जन्म प्रमाण पत्र को फर्जी पाया गया। इसके बाद स्वासित से उनका चुनाव भी रद्द कर दिया गया था। चुनाव लड़ने के लिए अपनी जन्मतिथि बढ़ाई हुई पाई गई। 2 जन्म प्रमाण पत्र मामले में आजम खान को दोषी करार देने पर सपा प्रवक्ता फखरुल हसन चांद ने कहा कि भारतीय राजनीतिक इतिहास में इतनी बड़ी नाइंसाफी किसी के साथ नहीं हुई है। देखिए, भारतीय राजनीति के इतिहास में इतनी नाइंसाफी किसी के साथ नहीं हुई जितनी नाइंसाफी माननीय आजम साहब उनके परिवार के साथ हुई। जिस तरीके से एक मामले में माननीय आजम साहब को सजा सुनाई गई थी, उनकी सदस्यता गई थी, और जब उस फैसले को माननीय आजम साहब ने ऊपरी अदालत में चुनौती दी तो उस न्यायपालिका ने एक अधिकारी पर टिप्पणी करते हुए माननीय आजम साहब को दोष मुक्त करार दिया था। माननीय आजम साहब, उनके परिवार को आज फिर से न्यायपालिका द्वारा सजा दी गई है। समाजवादी पार्टी को देश की न्यायिक व्यवस्था में विश्वास है। समाजवादी पार्टी ये जानती है कि ऊपरी अदालत में जब इस फैसले को चुनौती दी जाएगी तो माननीय आजम साहब, उनका परिवार दोष मुक्त करार दिया जाएगा। सत्य परेशान हो सकता है लेकिन पराजित नहीं। आजम खान को सजा सुनाए जाने पर भाजपा प्रवक्ता राकेश त्रिपाठी ने अपनी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि आजम खान ने जो बोया था वही काट रहे हैं। सत्ता के रसूख में आजम खान ने कानून को अपने बूटों तले रौंदा था, लेकिन पाप का घड़ा एक न एक दिन फूटता ही है और आजम खान को आज अपने किए की सजा मिल रही है। एक पुरानी फिल्म का गीत है कि जो बोएगा वही पाएगा, तेरा किया आगे आएगा। आज आजम खान को उनके तमाम कर्मों की सजा मिल रही है। डॉक्यूमेंटल एविडेंसेस के आधार पर कोर्ट ने परीक्षण करके सुनवाई का अवसर देने के बाद आजम खान को सजा सुनाई है और आजम खान को आज सजा सुनाए जाने से लोगों का कानून में भरोसा और मजबूत होगा और समाजवादी पार्टी के लिए भी करारा तमाचा है कि ऐसे आपराधिक प्रवृत्ति के लोगों का संरक्षण करना अब बंद करें। समलैंगिक विवाह को मान्यता नहीं देने पर राजपीपला के समलैंगिक राजकुमार मानवेंद्र सिंह गोहिल ने भी अपनी प्रतिक्रिया देते हुए लड़ाई जारी रखने का ऐलान किया है। पिछले कई वक्त से भारत में समलैंगिक संगठनों द्वारा उनके विवाह को कानूनी मान्यता दिए जाने की मांग की जा रही है, जिसे सुप्रीम कोर्ट ने खारिज किया है। सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि कानून बनाने का काम संसद का है, सुप्रीम कोर्ट का नहीं। ऐसे में इस मामले राजपीपला के राजघराने के प्रिंस मानवेंद्र सिंह गोहिल ने भी अपनी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि अलग अलग राज्यों की कोर्ट ने इस मामले निर्णय दिया है। राजपीपला के राजघराने के प्रिंस मानवेंद्र सिंह गोहिल ने इस मामले अपनी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि पिछले कई समय से अलग अलग राज्यों की कोर्ट में इस मसले से जुड़े कई याचिकाओं पर सुनवाई जारी थी, जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने जल्दी से निर्णय दिया है। मानवेंद्र सिंह गोहिल ने इस मामले सुप्रीम कोर्ट का आभार भी व्यक्त किया और कहा कि उनकी लड़ाई के लिए अब उन्हें सीधा रास्ता मिला है और सरकार समक्ष समलैंगिक विवाह को कानूनी मान्यता देने की मांग जारी रखी जाएगी। लोग जो अपने एक दूसरे के साथ संबंध रखना चाहते हैं, चाहे वो स्त्री हो या पुरुष हो, वो उनको जो भी हक जो मिलने चाहिए, जैसे कि उनको अगर मकान लेना हो, बैंक अकाउंट खोलना हो या नॉमिनी करना हो, इंश्योरेंस पॉलिसी है, जो इनहेरिटेंस की बात है या अडॉप्शन की बात है, ये सब मुद्दों के ऊपर ये कमेटी के द्वारा फैसला हो, ताकि उन्हें भी जैसे दूसरे लोगों को, भारत के अधिक नागरिकों को जिस तरह से हक मिल रहा है वैसे हक इन लोगों को भी मिलना चाहिए। और साथ साथ में 2 चीज़ के ऊपर जो निर्णय आया है वो ऐसा है कि एक तो अगर कोई व्यक्ति या डॉक्टर या मनोवैज्ञानिक अगर कोई एक LGBT के व्यक्ति को उनका अगर सेक्स चेंज या अपना जो उनकी जो आइडेंटिटी है वो चेंज करना चाहे तो वो ऐसा नहीं कर सकते। और अगर कोई ट्रांसजेंडर को भी ज़बरदस्ती हार्मोनल ट्रीटमेंट कराते हैं वैसा वो नहीं करा सकते। और अगर ऐसा करने जाएंगे तो उनके सामने ये कानूनन ये स्टेप्स लिए जाएंगे, उनको पिनलाइज किया जाएगा।
पर एक बहुत अच्छा मुद्दा आज के इसमें फैसले में आया है कि ट्रांसजेंडर लोग में, ट्रांसजेंडर समुदाय में अगर कोई अपने आप को ट्रांस मैन कहलाता है, जो जिसने स्त्री से पुरुष में परिवर्तन किया है, और या तो कोई ट्रांस वुमन है जिसने कि पुरुष से स्त्री में परिवर्तन किया है, ऐसे लोगों को बिना कायदा बदले और अभी के जो कायदे हैं उसी के अनुसार उन्हें हक है कि वो शादी कर सकते हैं। चाहे वो ट्रांस मैन ट्रांस वुमन से करे, ट्रांस मैन एक स्त्री से करे, ट्रांस वुमन एक पुरुष से करे, तो उन्हें कोई भी चुनौती नहीं दे सकता। और अगर ऐसी किसी ने भी उनको रोका या उनको चुनौती देने की कोशिश की तो उनके सामने भी कानूनन अपराध माना जाएगा। अभी हमारी जो एडवोकेसी, हमारी जो लड़ाई है हमारे हक के लिए, वो केवल हम पार्लियामेंट की तरफ फोकस करेंगे, हम हमारे संसद सभ्य की तरफ फोकस करेंगे, हमारे जो एमएलएज हैं, हमारे जो सरकारी कर्मचारी है उसके तरफ फोकस करेंगे, उनको समझाने के लिए कि हमें हमारे हक क्यों चाहिए, हमें हमारे हक से क्या फ़ायदा होगा, केवल हमें ही नहीं लेकिन समाज में को क्या फ़ायदा होगा, भारत सरकार को क्या फ़ायदा होगा, उस दिशा में अब हम जाएंगे और हम कोशिश करेंगे उन्हें समझाने की, ताकि जब भी वो कमेटी की रचना हो और जब इस मुद्दों पे जब बातचीत शुरू होगी तब हम कुछ उनसे आशा की रख सकेंगे। VNM टीवी पर आप देख रहे हैं खबरें। वक्त हो चला एक छोटे से अंतराल का, कहीं जाइएगा नहीं, जल्द लौटेंगे कुछ और खास खबरों के साथ। आप बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए VNM न्यूज। बड़ोदरा के शोर शराबे से दूर पंचवटी के लीजियर एली रेस्टोरेंट एंड बैंक्वेट में शुद्ध शाकाहारी खाने का लुत्फ उठाइए, क्योंकि यहाँ हर डिश है खास। इतना ही नहीं, यहाँ प्योर जैन फूड भी अवेलेबल। 50 से 350 लोगों की कैपेसिटी वाले वेल इंटीरियर बैंक्वेट हॉल के साथ रूम फैसिलिटी, ब्राइडल मेकअप और स्टेज डेकोरेशन की भी सुविधा। होटल लीजियर एली एंड बैंक्वेट में 150 से 200 कार पार्किंग की फैसिलिटी, कॉर्पोरेट पैक लंच, 3 किलोमीटर तक फ्री होम डिलीवरी और टेक अवे पार्सल पर 10% डिस्काउंट। 50 से 20 लोगों के स्मॉल गेट टुगेदर के लिए प्राइवेट डाइनिंग रूम और आउटडोर केटरिंग की भी सुविधा। यहाँ का स्किल्ड मैनेजमेंट आपके हर मौके को बनाता है बेहद शानदार। कोतरीगुड़ा सर्कल पर जल्द शुरू हो रहा है टेक अवे काउंटर। लीजियर एली रेस्टोरेंट एंड बैंक्वेट, औरा स्क्वायर, पंचवटी रोड, कोरबा, बड़ोदरा। बड़ोड़ा सिटीजन काउंसिल का बाल गरबा महोत्सव, जहां सिर्फ बच्चे लेंगे गरबा खेलने का आनंद। 4 से 15 साल के बच्चे झूमकर खेल सकते हैं BCC बाल गरबा महोत्सव में। ना भीड़ भाड़ की झंझट और ना किसी के चपेट में आने का डर। यहाँ का टाइमिंग भी बच्चों की स्कूल को सुटेबल, शाम 7:30 से 9:30 बजे तक। रोज अलग अलग कैटेगरी में बच्चों को मिलेगा इनाम भी। इस बार भी OP रोड पर रिलायंस मेगा मॉल के सामने ही होगा BCC बाल गरबा महोत्सव। Passes available at Baroda Citizen Council, Nirmal, 321, 3rd floor, Abhishek Complex, Akshar Chowk, OP Road, Vadodara। અનેક વર્ષોથી સરકારશ્રી તરફથી અવર્ગ ધરાવતી નામાંકિત બરોડા સિટીઝન કમ્યુનિટી કોઓપરેટિવ ક્રેડિટ સોસાયટી સર્વને શાહુકારો તથા પ્રાઇવેટ ફાઇનાન્સરોના આકરા વ્યાજમાંથી મુક્તિ અપાવે છે। ઓછી વત્તી દરેક પ્રકારની આવક ધરાવતા લોકો માટે ઓછા વ્યાજે સરળ હપ્તે અનેક પ્રકારની લોન ઉપલબ્ધ। ફાઇનાન્સ કંપનીઓ કરતા ઘણા ઓછા વ્યાજ। વાર્ષિક વ્યાજ દર 8.5% થી શરૂ। अनुकूलता मुजबना EMI। लोन माटे सिबिलनी पण जरूर नथी। पेनल्टी वगर लोननी वहेली चुकवणी शक्य। बचत खाता पर पण आकर्षक व्याज मेळवो। तुरंत संपर्क करो बरोड़ा सिटीजन कम्युनिटी कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसायटी लिमिटेड, 203B आइवरी टेरेस, सर्किट हाउस ની સામે, અલકાપુરી, વડોદરા। WhatsApp નંબર 9327109414। भारत ले रहा है इलेक्ट्रिक अंगड़ाई। क्यों ना हम साथ चले, साथ चले, साथ बढ़े।
नई दिशा की ओर। आपका जॉय, भारत का जॉय। વડોદરાના ઘણા વિસ્તારો જેમ કે અકોટા, માંજલપુર, અલકાપુરી, મકરપુરા વગેરે વગેરે વિસ્તારોના લોકો ચિંતામાં છે. આ ચિંતાનું કારણ છે વડોદરાના લોકોમાં વધતી ઈર્ષા. જી હા, અને આ ઈર્ષાનો સ્ત્રોત છે તરસાલી એરિયામાં આવેલ રેઝિડેન્શિયલ પ્રોજેક્ટ દર્શનમ પ્લેસ. ઘણી બધી એમિનિટીઝથી ભરપૂર આ 2 અને 3 BHK પ્રોજેક્ટ બની ગયો છે નવા घर શોધવાવાળા લોકો માટે એક अनोखो अवसर. वडोदरा के लक्ष्मी विलास पैलेस में हेरिटेज गरबा महोत्सव का भव्य आयोजन किया गया है, जहां हजारों गरबा प्रेमी एक साथ गरबा के सुर ताल पर झूमने का आनंद ले रहे हैं. लक्ष्मी विलास पैलेस में गरबे की रमझट जोरदार हो रही है और ये लक्ष्मी विलास पैलेस में हम पिछले बरस भी आए थे और ये बरस भी हमारा पूरा ग्रुप और हमारा पूरी फैमिली इधर 2 बरस से इधर गरबे खेलने आती है और बहुत बढ़िया गरबे होते हैं. માતાજીના કૃપાથી બહુ સારું રિસ્પોન્સ મળ્યો છે અમને. પબ્લિક તો કહેવાની જરૂર નથી, બધાએ બહુ એન્જોય કરે છે અને આવી જ કૃપા માતાજીની દર વર્ષે રહે એવી મારી પ્રાર્થના છે. आज हमने पद्मश्री नर्तकी नटराज का एक परफॉर्मेंस देखा. वो खुद एक LGBTQI समुदाय के हैं और उन्होंने बहुत सक्सेस की चोटी छुई है, बहुत आगे बढ़े हैं वो. और आज उनका परफॉर्मेंस देख के एकदम इतनी शक्ति और भाव से भरा उनका जो डांस परफॉर्मेंस था माता जी की उपस्थिति में, एकदम ऐसा लगता है कि
हमारा गरबा पावन हो गया है और माँ का आशीर्वाद हमारे साथ है और बस आप सबको, बड़ौदा वासियों को और जो भी दर्शक हों उन सबको माँ की का आशीर्वाद आप सब पे बना रहे, यही मैं आशा रखती हूँ। Wonderful time I'm being here. It's not a wonderful time, it's a divine time. The very first time that royal family, that the Maharani of Baroda invited us here to perform the traditional Tamil Nadu Bharatanatyam. I'm just in front of that, the woman, that Ambal, the Shakti deity. Really, I love very much the Baroda audience and my friends. Really, this is a holy thing. I just want to show to all the young people. This is our nation. This is our culture. This is our divine culture. Please keep that bhakti to everywhere. You just love to everywhere. गुजरात के वडोदरा के विधायक और गुजरात सरकार के मुख्य दंडक बालकृष्ण शुक्ल द्वारा वडोदरा के अलग अलग इलाकों में भूमि पूजन किया गया। आज वडोदरा के रावपुरा के विधानसभा के विधायक और गुजरात सरकार के मुख्य दंडक बालकृष्ण शुक्ल द्वारा वार्ड नंबर 16 में विकास कार्यों के भूमि पूजन का कार्यक्रम आयोजित किया गया। वडोदरा के गोकुल टेनामेंट में 4,88,000 रुपए के खर्च से नए पेवर ब्लॉक्स डालने की कार्यवाही शुरू की गई। तीर्थ बंगलोस के कॉमन प्लॉट में तकरीबन 13,20,000 के खर्च से जन भागीदारी से पेवर ब्लॉक डालने की कार्यवाही शुरू की गई। योगीराज टाउनशिप के कॉमन प्लॉट में तकरीबन 10,30,000 के खर्च से ब्लॉक डाले जाएंगे। वहीं शामल रेसिडेंसी में 4,85,000 के खर्च से जन भागीदारी से पेवर ब्लॉक डालने की कार्यवाही की जाएगी। इन सभी कार्यों का आज भूमि पूजन किया गया। અમારે વર્ષોથી માંગણી હતી કે અમારે કોમન પ્લોટમાં પેવર બ્લોક નાખવું જોઈએ, તો હજુ અમારે આ થયું છે બાળુભાઈ શુક્લ કોટામાંથી, જે કે બહુ મોટો કામ છે આપણા માટે, તો અમે અમારી બધી સોસાયટીઓ બહુ ખુશ છે। આજે વોર્ડ નંબર 16માં ધારાસભ્યશ્રીની 100%ની ગ્રાન્ટ અને જનભાગીદારીની સાથેના પથ્થર પેવિંગના અલગ અલગ લગભગ 30 લાખથી પણ ઉપરની કિંમતના કામો 4 કામોનો આજે ખાતમુહૂર્ત કરવામાં આવેલ છે અને આપ જોઈ રહ્યા છો કે એ પ્રમાણે સોસાયટીમાં એક આનંદ અને ઉત્સાહનું વાતાવરણ છે। જનભાગીદારીની સાથે સાથે સ્વનિર્ભર તમામ પ્રકારના કામો કેવી રીતે કરી શકાય તેના માટે જ્યારે ભારતીય જનતા પાર્ટી સતત કાર્યશીલ છે, ત્યારે આપના માધ્યમથી વડોદરા શહેરના અને ખાસ કરીને રાવપુરા વિધાનસભા વિસ્તારના તમામ નાગરિકોને વિનંતી કરું છું, તમામ મતદારોને વિનંતી કરું છું કે આપના વિસ્તારમાં પણ કોઈ પણ કામ એ પ્રકારનું હશે કે જેના અંદર કોર્પોરેશન કે ધારાસભ્યશ્રી કે સાંસદશ્રીની ગ્રાન્ટની જરૂર હશે, તો એમાં આપ જાણ કરશો આપના વિસ્તારના સ્થાનિક નેતાગીરીને અથવા મીડિયાકર્મીઓને। गुजरात के वडोदरा के केंद्रीय जीएसटी भवन में ब्लड डोनेशन कैंप का आयोजन किया गया। जीएसटी के कर्मचारी लोगों से टैक्स तो वसूल करते हैं, साथ साथ कर्मचारियों द्वारा सामाजिक कार्य भी किए जाते हैं। आज गुजरात के वडोदरा में स्थित केंद्रीय जीएसटी भवन में ब्लड डोनेशन कैंप का आयोजन किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में जीएसटी भवन के कर्मचारियों द्वारा रक्तदान किया गया। ब्लड डोनेट करना बहुत जरूरी है और एक नॉर्मल एक इम्प्रेशन है कि ब्लड हम कर सकते हैं या नहीं कर सकते, लेकिन एक साइंटिफिकली ऐसा प्रूव हुआ है कि ब्लड डोनेट करने से ब्लड डोनर की भी हेल्थ अच्छी रहती है और एक जो गिविंग का जो एक हौसला होता है उनसे एक अच्छा भी लगता है और दूसरे को एक नई लाइफ भी मिलती है। तो हम टैक्स पेयर से टैक्स वसूल करने के साथ जो ज़रूरी पेशेंट है उनको नई लाइफ देने के लिए भी थोड़ा सा हमारी तरफ से जितना हो सके इतना कोशिश करते हैं और ईश्वर के आशीर्वाद से हम अच्छा काम कर सके ऐसी हम प्रार्थना करते हैं। हमारे जो ऑफिसर्स हैं जीएसटी के साथ मिलकर सीनियर ऑफिसर और नीचे तक जो जूनियर है सब मिलके ब्लड डोनेशन कैंप रखा। इसमें हमारे सारे बड़े ऑफिसर ने ब्लड दिया। तो हम जीएसटी को टैक्स वसूल करते हैं, साथ में सोशल सर्विस भी करते हैं।
पिछले कई दिनों से जारी इजराइल हमास जंग के बीच अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन इजराइल दौरे पर पहुंचे हैं। इजराइल हमास जंग के 13वें दिन अमेरिका के राष्ट्रपति इजराइल पहुंच चुके हैं। उनका ये दौरा उस दिन हो रहा है जब जंग के बीच गाजा में एक अस्पताल पर हुए हमले में 500 लोगों की मौत हो गई। वहीं बाइडेन जंग के बीच अमेरिका इजराइल के बीच एकजुटता का प्रदर्शन करने वाले हैं। इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने तेल अवीव के बेन गुरियन एयरपोर्ट पर बाइडेन को रिसीव किया। अल जजीरा के मुताबिक गाजा में हुई 3000 से ज्यादा मौत के बीच उनके लिए कोई भी एक तरफा फैसला लेना मुश्किल होगा। वहीं कुछ अमेरिकी अधिकारियों का कहना है कि हमास के बड़े नेताओं पर नए प्रतिबंध लगाने की घोषणा कर सकते हैं। इजरायली फौज हमास के खिलाफ जमीनी कार्यवाही की तैयारी पूरी कर चुकी है और उसे सरकार से हरी झंडी का इंतजार है। इजराइल चाहता है कि अमेरिका हमास के खिलाफ ऑपरेशन में उनकी राजनैतिक और आर्थिक तौर पर मदद करे। गुजरात के वडोदरा में इन दिनों नवरात्रि का माहौल है। इसी बीच मुस्लिम अग्रणी का जनाजा निकलने पर गरबा रोककर कौमी एकता की मिसाल पेश की गई। वडोदरा के राजमहल रोड पर ताड़फलिया और दयाल भाऊ के खांचे में सालों से श्री गरबा का भव्य आयोजन होता आया है। इन दिनों यहां गरबा की धूम देखने मिल रही है, लेकिन इसी बीच मुस्लिम अग्रणी का जनाजा गुजरने पर गरबा आयोजकों द्वारा गरबा को 10 मिनट के लिए रोक दिया गया। मुस्लिम अग्रणी की अंतिम यात्रा गुजरने के बाद फिर से गरबा का कार्यक्रम शुरू किया गया। नवरात्रि के त्योहार के बीच भी वडोदरा के सिटी इलाके में कौमी एकता का उम्दा उदाहरण सामने आया। इस दौरान पुलिस का चुस्त बंदोबस्त भी देखा गया। कांग्रेस के नेता राहुल गांधी ने फिर एक बार अदानी मामले मोदी सरकार पर पत्रकार परिषद कर हमला बोला। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने एक बार फिर से बिजनेसमैन गौतम अडानी पर निशाना साधा है। उन्होंने दिल्ली में 14 मिनट की एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें कहा कि अडानी ने 32,000 करोड़ का घोटाला किया है। आज महंगी बिजली के पीछे अडानी है। उन्होंने जनता की जेब से पैसे लूटे हैं। इन आरोपों में बीजेपी सरकार को घेरते हुए राहुल बोले, अडानी में ऐसा क्या है जो सरकार उनकी जांच नहीं करती? उन्हें जो चाहिए होता है वो मिल जाता है। उनके पीछे किसकी शक्ति है? अब इंटरेस्टिंग बात यह है कि ये स्टोरी आती है, मगर हिंदुस्तान की मीडिया एक सवाल नहीं पूछती। बिजली का मामला है, गरीबों का मामला है, सीधी चोरी का मामला है, मगर हिंदुस्तान में किसी भी अखबार को, किसी भी मीडिया चैनल को इसमें इंटरेस्ट नहीं है। देयर इज ए story in the Financial Times, one of the preeminent financial newspapers in the world, where they are clearly stating that Adani and the mysterious coal prices. Mr. Adani buys coal in Indonesia, and by the time the coal arrives in India, its price doubles, and he has taken approximately 12,000 crores from the pockets of the poorest people in India. Our electricity prices are going up, बिजली के दाम बढ़ते जा रहे हैं, और अदानी जी ओवर इनवॉइसिंग करते हैं, पैसा गरीबों की जेब से लेते हैं. He takes money from the poorest people. Interesting question to me. The Financial Times has a huge story. This story would bring down any government. This is direct theft by a man who has been protected again and again and again by the Prime Minister of India. गुजरात के वडोदरा के निजामपुरा में महसाना नगर नवरात्रि महोत्सव का हर साल की तरह इस साल भी भव्य आयोजन किया गया है।
वडोदरा के अलकापुरी में सर्व अवर सोसाइटी द्वारा मिलन कुंज क्लब में हर साल की तरह इस साल भी 5 दिवसीय गरबा महोत्सव आयोजित किया गया है।
गुजरात के वडोदरा के एमएस यूनिवर्सिटी की कॉमर्स फैकल्टी में सिलेबस मुद्दे जिला कलेक्टर को आवेदन पत्र दिया गया। गुजरात के वडोदरा की विश्व प्रसिद्ध एमएस यूनिवर्सिटी की कॉमर्स फैकल्टी में फर्स्ट ईयर शुरू हुए 45 दिन बीत चुके हैं, पर अभी तक फैकल्टी के डीन द्वारा सिलेबस को लेकर किसी भी तरह की जानकारी छात्रों को नहीं दी गई है, जिसके चलते विद्यार्थी दुविधा में है। 45 दिनों से अधिक समय से कॉमर्स के लेक्चर चल रहे हैं। इतने दिनों तक छात्रों को क्या पढ़ाया गया है, ये भी एक बड़ा सवाल है। इस मुद्दे एनएसयूआई द्वारा आज वडोदरा जिला कलेक्टर को आवेदन पत्र दिया गया और इस समस्या का जल्द निराकरण नहीं किया गया तो आगामी दिनों में उग्र आंदोलन करने की धमकी दी गई। आज रोज एनएसयूआई कलेक्टर ऑफिस कलेक्टर श्री को आवेदन देने आया है। जैसे पिछले 45 दिनों से कॉमर्स फैकल्टी का जो शैक्षणिक सत्र है वो शुरू हो चुका है, लेकिन विद्यार्थियों को जो सिलेबस है, जो मिड सेक का टाइम टेबल होता है, वो अभी तक विद्यार्थियों तक पहुंचा नहीं है। आज हमारी मांग हम एनएसयूआई कलेक्टर ऑफिस लेके आए हैं कि जो भी यूनिवर्सिटी, आप एक तरफ यूनिवर्सिटी कॉमन एक्ट की बात करते हो, कॉमन यूनिवर्सिटी एक्ट की बात करते हो, तो यूनिवर्सिटी जो दूसरी यूनिवर्सिटी की बात करी जाए तो उधर का जो शैक्षणिक जो कार्य है उनको उनका सिलेबस, जो उनके एग्जाम है, उनका टाइम टेबल उनको प्रोवाइड कर दिया गया है। वडोदरा के राजमहल रोड पर पोलो क्लब गरबा ग्राउंड पर वडोदरा के गरबा प्रेमी सुंदर ट्रेडिशनल कपड़े पहनकर गरबा खेलने का आनंद ले रहे हैं। गुजरात के वडोदरा के समा में समा ईस्ट जोन सोसाइटीज प्रगति मंडल ने भव्य गरबा महोत्सव आयोजित किया है।
गुजरात के वडोदरा के डभोई रेलवे स्टेशन पर रेलवे स्टेशन की भूतकाल की झांकियों को दर्शाते स्टेशन महोत्सव का आयोजन किया गया। भारतीय रेलवे द्वारा रेलवे स्टेशनों के इतिहास की झलक दिखाने और स्थानिक लोक संस्कृति, स्वच्छता, जनजागृति और उनकी हिस्सेदारी दर्शाने हेतु स्टेशन महोत्सव योजना शुरू की गई है। इस श्रेणी में पश्चिम रेलवे वडोदरा डिवीजन के महत्वपूर्ण और ऐतिहासिक डभोई स्टेशन महोत्सव का आयोजन किया गया। इस स्टेशन का भव्य भूतकाल है। बरसों पहले यहाँ बैल द्वारा ट्रेन खींची जाती थी। इस गौरव को दर्शाने ये आयोजन किया जा रहा है। पोस्टर, वॉल पैनल्स, हेरिटेज कलाकृतियां और डिजिटल स्क्रीन द्वारा लोगों तक जानकारी पहुंचाई जा रही है। इस दौरान विभिन्न एनजीओ के सहयोग से वृक्षारोपण भी किया गया। इस दौरान विभिन्न कार्यक्रमों का भी आयोजन किया गया। डभोई के विभिन्न विद्यालयों के विद्यार्थी और शिक्षक बड़ी संख्या में यहाँ मौजूद रहे। एडीआरएम शिवचरण भैरवा की अध्यक्षता में स्टेशन महोत्सव का प्रारंभ किया गया। भारत सरकार के आह्वान पर आज से पूरे देश में सभी रेलवेज में, सभी डिवीजनों में, हर एक डिवीजन को हर महीने 2 स्टेशनों के इतिहास के बारे में, वहाँ के आसपास के रेलवे के इतिहास के बारे में यहाँ पे प्रदर्शनी रखने के लिए एक प्रोग्राम आयोजित किया जा रहा है। और ये हर महीने होगा। हर महीने 2 स्टेशनों पर एक प्रोग्राम रखा जाएगा। उसमें उस स्टेशन पे कब से रेलवे आया, उसके बाद पूरा इतिहास उसमें दिखाया जाएगा। और इसको दिखाने का मेन पर्पज़ ये है कि आज की जनता, हमारे बच्चे, हमारे यात्री, इन सभी को उस स्टेशन का आसपास के एरिया के बारे में, हमारी ऐतिहासिक महत्व के बारे में जानकारी दी जाए। गुजरात के नर्मदा जिले के राजपीपला के अंदरूनी इलाके में जर्जरित रास्तों के चलते लोगों को मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। गुजरात के नर्मदा जिले के गरुड़ेश्वर तालुका के गड़ोद गांव में प्रेग्नेंट महिला को अस्पताल ले जा रही एम्बुलेंस कॉजवे पर फंस गई, जिसे ग्रामीणों द्वारा ट्रैक्टर की सहायता से बाहर निकाला गया, जिसमें तकरीबन आधे घंटे का समय लगा। इस दौरान कोई भी अप्रिय घटना घट सकती थी। जर्जरित अवस्था में पहुंचे ये रास्ते अब लोगों के लिए मुसीबत का सबब बन रहे हैं। अनेकों बार कॉजवे को दुरुस्त कराने आवेदन दिया जा चुका है, लेकिन प्रशासन द्वारा कार्यवाही के नाम पर शून्य है। वडोदरा के भागोड़िया रोड पर रेवा पार्क गरबा ग्राउंड में चंद्रपुरी मित्र मंडल द्वारा आयोजित भव्य गरबा महोत्सव में मां अंबा की आराधना की गई। हमारे आसपास के जो विस्तार के नागरिक है वही मिलकर ये गरबा का आयोजन करते हैं, जिसमें सब फैमिली के साथ इंक्लूड होते हैं। और जैसे कि आप देख रहे हो, सब अच्छी सुसंस्कृत प्रजा आती है, ज़्यादातर लड़कियां होती है और पूरी सलामती और सेफ्टी के साथ ये गरबा बड़े उत्साह से मनाया जाता है। ये रेवा पार्क के गरबा ग्राउंड पे चंद्रपुरी मित्र मंडल द्वारा आयोजित किए जाते हैं। हम पिछले 24 साल से गरबा का आयोजन करते हैं और नवरात्रि का हम पावन पर्व मनाते हैं। ये बहुत ही खुशी की बात है कि ये ग्राउंड पर सबसे ज़्यादा महिलाएं गरबा खेलने आती है और बहुत ही सुरक्षित और फैमिली के
कौटुंबिक वातावरण में यहाँ गरबा खेलती है। यही हमारे लिए बहुत गर्व की बात। सरकार ने फिक्स पे कर्मचारियों की पुरानी मांग को मान लेते हुए वेतन बढ़ोतरी का ऐलान किया है, जिस पर गुजरात सरकार के प्रवक्ता और कैबिनेट मंत्री ऋषिकेश पटेल ने जानकारी दी। राज्यना जे फिक्स पगाરના કર્મચારીઓ છે, સરકારે એમની દિવાળીમાં એમના કુટુંબીજનોને ખૂબ આનંદ થાય એવો મહત્વનો નિર્ણય લીધો છે। હાલમાં ફિક્સ કર્મચારીઓનો જે પગાર દર છે એમાં 30% સીધો ફ્લેટ વધારો રાજ્ય સરકારે આપ્યો છે અને આનો નિર્ણય જે થયો એ 1 ઓક્ટોબર 2023 થી જ દરેક કર્મચારીને આનો અમલ થાય એ પ્રમાણેનો લાભ મળશે। લગભગ 61,560 જેટલા કર્મચારીઓને આનો લાભ મળવાનો છે। ગુજરાતના વિકાસમાં કર્મચારીઓનો ખૂબ મોટો ફાળો રહ્યો છે। રાજ્ય સરકારની યોજનાઓના અમલીકરણ, યોગ્ય દેખરેખ અને છેવાડાના માનવી સુધી ખૂબ સારી રીતે યોજનાઓ પહોંચે એમાં કર્મચારીઓની ભૂમિકા હંમેશા ચાવીરૂપ રહી છે। ત્યારે આ દિવાળી પૂર્વે લેવાયેલા નિર્ણયથી કર્મચારીઓ અને એમના પરિવારજનોમાં ખૂબ મોટો ખુશીનો માહોલ સર્જાશે એ નિશ્ચિત છે। આ નિર્ણયથી વર્ગ 3ના 4400 ગ્રેડ પે ધરાવતા કર્મચારીઓના પ્રવર્તમાન માસિક ફિક્સ પગાર 38,090 થી વધી અને 49,600 થશે। વર્ગ 3ના 4200 અને 2800 ગ્રેડ પે ધરાવતા કર્મચારીઓના પ્રવર્તમાન માસિક ફિક્સ પગાર 31,340 થી વધીને 40,800 થશે। વર્ગ 3ના 2400, 2000, 1900 અને 1800 ગ્રેડ પે ધરાવતા કર્મચારીઓના જે હાલના માસિક ફિક્સ પગાર 19,950 થી વધી અને 26,000 થવાના છે। વર્ગ 4ના 1,650, 1,400 અને 1,300 ગ્રેડ પે ધરાવતા કર્મચારીઓનો પ્રવર્તમાન માસિક પગાર 16,224 થી વધી અને 21,100 થવાનો છે। આમ ખૂબ મોટો પગારનો લાભ આ તમામ ફિક્સ પેના કર્મચારીઓને મળવાનો છે। गुजरात के वडोदरा के डभोई में मेरी मिट्टी मेरा देश कार्यक्रम की पूर्णाहुति का कार्यक्रम आयोजित किया गया। डभोई सहित समग्र देश में आजादी के अमृत महोत्सव के आयोजन के भाग रूप मेरी मिट्टी मेरा देश कार्यक्रम आयोजित किया गया। लगभग 1 महीने तक अलग अलग गांवों से मिट्टी एकत्रित कर इसे दिल्ली में बनाए जा रहे अमृत वाटिका में इस्तेमाल किया जाएगा। डभोई के 118 गांवों द्वारा अमृत कलश यात्रा का आयोजन कर मिट्टी एकत्रित की गई। महान वीरों के सम्मान में आयोजित इस यात्रा का डभोई के कानम पटेल वाड़ी में पूर्णाहुति कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस मौके पर विधायक शैलेश मेहता, कलेक्टर योगेश कापशे, मामलतदार डीवी गामित, नगर पालिका प्रमुख बीरेन शाह, चीफ ऑफिसर जय किशन तड़वी और बड़ी संख्या में गणमान्य उपस्थित रहे। इस मौके पर एमएस यूनिवर्सिटी के विद्यार्थियों द्वारा नाटक भी प्रस्तुत किया गया। ત્યાંસી જેટલી જે ગ્રામ પંચાયતો તાલુકાની છે અને નગરના 9 વોર્ડ એ તમામની માટી અહીંયા એકઠી કરવામાં આવી છે અને આ માટી જિલ્લા મથક રાજ્ય મથક થઈને દિલ્હી ખાતે જનાર છે। એટલે શહીદોને યાદ કરવાના, એમને શ્રદ્ધાંજલિ આપવાની અને આપણામાં રહેલી જે દેશ પ્રત્યેની ભક્તિ છે એને ઉજાગર કરવાની અને સાથે જ નગરમાંથી એક પ્રતિનિધિ અને તાલુકામાંથી એક પ્રતિનિધિ પણ આ માટી સાથે દિલ્હી જનાર છે અને ત્યાં અમૃત વાટિકામાં આનો ઉપયોગ કરવામાં આવશે અને જે 2 યુવાનો આપણા વતી પ્રતિનિધિત્વ કરનાર છે એમને પણ અભિનંદન સાથે શુભેચ્છા પાઠવું છું। गुजरात के वासद की एसवीआईटी कॉलेज में रक्तदान शिविर का आयोजन कर युवा रक्तदाताओं को रक्तदान के प्रति जागरूक करते हुए सामाजिक उत्तरदायित्व को समझाया गया। गुजरात के आणंद जिले के वासद की एसवीआईटी कॉलेज में एनएसएस यूनिट द्वारा इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी के सहयोग से रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। इस मौके पर गुजरात स्टेट एड्स कंट्रोल सोसाइटी के मेन स्ट्रीमिंग डिप्टी डायरेक्टर मनु वाघेला, असिस्टेंट डायरेक्टर इन यूथ तुषार परमार ने उपस्थित रहकर छात्रों को रक्तदान कौन कर सकता है, कब कर सकता है, रक्तदान क्यों करना चाहिए और सुरक्षित रक्तदान
कैसे किया जा सकता है उस पर मार्गदर्शन दिया। दात्री ब्लड स्टैंप सेल डोनर्स की ओर से भरत सिंह बारिया ने उपस्थित रहकर कैंसर और थैलेसीमिया जैसी गंभीर बीमारियों को ब्लड सेल के माध्यम से कैसे दूर किया जा सकता है उस पर छात्रों को जानकारी दी। इस मौके पर इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी के पदाधिकारियों ने उपस्थित रहकर रक्तदान शिविर को सफल बनाने का प्रयास किया। इस मौके पर एनएसएस यूनिट के प्रोग्राम ऑफिसर डॉक्टर विकास अग्रवाल ने बताया कि 155 यूनिट रक्त शिविर में एकत्रित किया गया है। इस कैंप की विशेषता ये रही कि ज्यादातर डोनर्स ऐसे रहे जिन्होंने पहली बार रक्तदान किया हो। આજે સૌને સલામત રક્ત મળી રહે અને યુવાનોમાં એચઆઈવીની જાગૃતિ થાય તે હેતુથી ગુજરાત સ્ટેટ એડ્સ કંટ્રોલ સોસાયટીના એડિશનલ પ્રોજેક્ટ ડાયરેક્ટર શ્રીના માર્ગદર્શન હેઠળ આજરોજ ગુજરાત સ્ટેટ એડ્સ કંટ્રોલ સોસાયટી એસવીઆઈટી વાસદ અને ઇન્ડિયન રેડ ક્રોસ સોસાયટી આણંદના ઉપક્રમે એચઆઈવી અને સ્વૈચ્છિક રક્તદાન વિષયે જાગૃતિ કાર્યક્રમ યોજાયો, જેમાં એચઆઈવી એડ્સ અને સ્વૈચ્છિક રક્તદાન વિશે પીપીટી દ્વારા ઉપસ્થિત વિદ્યાર્થીઓને માર્ગદર્શન આપવામાં આવ્યું અને એચઆઈવી પ્રિવેન્શન અને સ્વૈચ્છિક રક્તદાન વિશે યુવાનો શું ભૂમિકા અદા કરી શકે તે વિશે પણ ચર્ચા કરવામાં આવી, જે માટે વાસદ એસવીઆઈટી કોલેજના એનએસએસ પ્રાધ્યાપકશ્રી, એનએસએસ વિદ્યાર્થીઓ અને સૌ સ્ટાફ મેમ્બરે ખૂબ જ સુંદર આયોજન કર્યું અને ખૂબ બહોળી સંખ્યામાં હાજરી આપી અને બહોળી સંખ્યામાં રક્તદાન થયું તે બદલ હું સંસ્થાનો પણ આભાર વ્યક્ત કરું છું। આજે અમારા કોલેજમાં બ્લડ ડોનેશન કેમ્પ ઓર્ગેનાઇઝ કરાયો, એમાં મેં અને મારા ફ્રેન્ડ્સે ડોનેટ કર્યું અને હું બીજાને પણ અપીલ કરું છું કે એ બ્લડ ડોનેટ કરે અને લોકોની મદદ કરે। એસવીઆઈટી કોલેજ છે ત્યાં બ્લડ ડોનેશન કેમ્પનું આયોજન કર્યું હતું। એની સાથે સાથે બ્લડ સ્ટેમ સેલ ડોનેશન માટે સ્ટુડન્ટમાં લોકોમાં અવેરનેસ આવે એ માટે એક સ્ટેમ સેલ ડોનેશન બાબતે અવેરનેસનો પ્રોગ્રામ કર્યો હતો સ્ટુડન્ટ સાથે, અને એમાંથી 21થી વધારે સ્ટુડન્ટોએ સ્ટેમ સેલ ડોનેશન માટે રજીસ્ટ્રેશન કરાવ્યું, જેનાથી કોઈ થેલેસેમિયા બાળક, કોઈ બ્લડ કેન્સર, લ્યુકેમિયા આવા જે પેશન્ટ છે જેને સ્ટેમ સેલ ડોનરની જરૂર છે એ લોકોને સ્ટેમ સેલ ડોનર મળી રહે અને એ લોકો બ્લડ કેન્સર, થેલેસેમિયામાંથી સારા થઈ શકે એ માટેનું સરસ એવું આયોજન થયું હતું અહીંયા। गुजरात के वडोदरा के गोरवा में स्थित मूर्तिकार आगामी दुर्गा अष्टमी के त्योहार के चलते मां दुर्गा की प्रतिमा बनाने में व्यस्त है। भारत देश त्योहारों का देश है। इन दिनों नवरात्रि पर्व धूमधाम से मनाया जा रहा है। आगामी दिनों में बंगाली समाज और बिहारी समाज द्वारा दुर्गा अष्टमी का त्योहार उत्साह से मनाया जाएगा, जिसके चलते वडोदरा के गोरवा के मूर्तिकार मां दुर्गा की मूर्ति बनाकर मूर्ति को आखिरी स्वरूप दे रहे हैं। नवरात्रि के 8वें दिन यानी अष्टमी को दुर्गा माता की मूर्ति की स्थापना कर मां की पूजा अर्चना की जाएगी। वडोदरा के गोरवा इलाके में स्थित मूर्तिकार तपन मंडल द्वारा दुर्गा अष्टमी के त्योहार के चलते दुर्गा मां की लगभग 20 सुंदर मूर्तियां तैयार की गई हैं। माँ तो माता जी का जो मानते हैं वो उस हिसाब से इसकी बढ़ते ही जा रहा है पूजा। पहले तो 1-2 बांधता था, अभी धीरे धीरे हम जब शुरू किया था तब 2 मूर्ति से शुरू किया था, आज के 20 मूर्ति बन रहे। बंगाली लोग और बिहारी लोग ये 2 ही लोग अच्छे दुर्गा माता के ऊपर ज़्यादा ये फोकस करते हैं। वडोदरा के आजवा रोड पर वैक्सीन ग्राउंड में आद्याशक्ति गरबा महोत्सव में तीसरे नवरात्रि के दिन हजारों गरबा खिलैया झूमकर गरबा खेलते हुए नजर आए।
અમે છેલ્લા 8 વર્ષથી જ્યારથી ગ્રાઉન્ડની શરૂઆત થઈ હતી ત્યારેથી આદ્યશક્તિ ગરબામાં રમીએ છીએ. છેલ્લા 8 વર્ષથી આદ્યશક્તિ गरबा ग्राउंड में रमे छे. हमने बहुत उत्साह ने आनंद से रमे छे. हमको बहुत मजा आ रहा है यहाँ पर. हम 4 साल से यहाँ गरबे खेलने आते हैं. हमको बहुत मजा आती है, बहुत सेफ्टी है और अच्छा लगता है गरबे खेलने का. यहाँ का माहौल डेकोरेशन बहुत अच्छा है. हम लोग आज तीसरे दिन पे यहाँ पर गरबा खेलने आ रहे हैं. यहाँ पे हमको इतना सारी मजा आ रही है और हमको यहाँ पर अलग अलग ट्रेडिशनल ड्रेस में आना बहुत पसंद है और यहाँ सब अलग अलग टाइप के तैयार होके आते हैं हम लोग यहाँ पे और हमको यहाँ पे बहुत एंजॉय करते हैं. सब खिलाड़ी इतने अच्छे से घूमते हैं. हम 8 साल से यहाँ पे खेल रहे हैं और हमको यहाँ पे बहुत मजा आ रहा है. हर साल 40 से 50 हजार की बड़ी भीड़ के अंदर लोग यहाँ खेलने आते हैं. उन सभी खेलैयाओं का हम लोग बहुत दिल से आभार व्यक्त करते हैं. एक और गुजरात के गृह मंत्री हर्ष संघवी छोटे छोटे ठेले वालों को परेशान नहीं करने की हिदायत कॉरपोरेशन और पुलिस को देते हैं. वहीं दूसरी ओर वडोदरा में अक्सर छोटे छोटे व्यापारियों का सामान उठा लिया जाता है. गुजरात के गृह मंत्री हर्ष संघवी ने कल ही ये ऐलान किया है कि छोटे छोटे व्यापारियों और ठेले वालों को दिवाली तक रोजगार करने की अनुमति दी जानी चाहिए. उन्हें बेकार ही पुलिस, ट्रैफिक पुलिस और कॉरपोरेशन द्वारा परेशान नहीं करने की हिदायत भी दी गई है. इसके बावजूद गुजरात के वडोदरा शहर में आज सुबह सुबह फूल व्यापारियों के लाखों रुपए के फूल जब्त कर लिए गए, जिससे आक्रोशित फूल व्यापारियों ने नवापुरा पुलिस थाने पर हल्ला बोल करते हुए पुलिस के खिलाफ आक्रोश जताया. वडोदरा कॉरपोरेशन के खिलाफ भी इन सभी ने आक्रोश जताते हुए छोटे छोटे व्यापारियों के रोजगार पर असर होता होने की बात कही. ये व्यापारी छोटे छोटे व्यापार चलाकर गुजर बसर करते हैं और उन पर भी वडोदरा कॉरपोरेशन और पुलिस द्वारा कार्यवाही की जाती है, जिसका विरोध इन ठेले वालों द्वारा किया गया. અમે માર્કેટ 4 રસ્તા મજૂરી કરીએ છીએ સર. અમે રોજ 6 વાગ્યાના આવીને માલ લઈ જાય છે. શું કરવાનું? અમને મજૂરી કેવી રીતે કરવાની? અમારા બાલ બચ્ચા છે, અમને ભણાવવાના છે, એમના સપના પૂરા કરવાના છે. શું કરીશું અમે બોલો? આવી રીતે રોજ કોર્પોરેશન વાળા માલ લઈ જાય છે. તેના કરતા 8 વાગ્યા પછી આવતા હોય તો કોઈ બોલનારું નથી. એટલે જેવા હવે 10-5 લાખનો માલ લઈ જાય છે રોજ જઈ બરા કે તો બાજુ પર તો થઈ જ જઈએ છે. અમારે મજૂરી તો કરવી જ પડે ને. અમે મજૂરી ઘેર લઈને જાય તો અમને અમારો માણસ પૂછે કે સવારે 4 વાગે જાય છો, શું મજૂરી કરીએ છે? અમારા બચ્ચાઓને ભણાવવાની ફીઓ હોય છે, લાખ રૂપિયા ફીઓ હોય છે. બોલો શું કરશો? સરકાર થોડી આપી દેવાની છે મને. તારે વળી સરકાર થોડી મને આપવાની છે. સરકાર કોઈ મદદ નહીં કરવા આવતો મને મજૂરો માણસને. આજે પોલીસ સ્ટેશન આયા છે, ફૂલવાળાને પકડી લીધા છે મારી ભાઈને. એટલે महाराजा सयाजीराव गायकवाड़ की नगरी वडोदरा को खूबसूरती प्रदान करने का काम इन दिनों वडोदरा कॉरपोरेशन द्वारा पेड़ों के रंग रोगान के रूप में किया जा रहा है. गुजरात की कला नगरी वडोदरा की पहचान को उजागर करती हुई कई गतिविधियां वडोदरा शहर में की जाती है. उन्हीं में से एक है वडोदरा शहर को खूबसूरत बनाने की गतिविधि. वडोदरा कॉरपोरेशन द्वारा वडोदरा को स्मार्ट सिटी बनाने के भागरूप जिन सड़कों को स्मार्ट सिटी के रूप में डेवलप किया गया है, वहां ब्यूटिफिकेशन भी किया जा रहा है. खासकर सड़क किनारे के पेड़ों पर रंग रोगान का काम जारी है. काला घोड़ा से लेकर पूरे इलाके में कई पेड़ों को सुंदर रंग बिरंगी कलर से सजाया जा रहा है. दिवाली और अन्य त्योहार आ रहे हैं. ऐसे में वडोदरा शहर की खूबसूरती में 4 चांद लगाने की कोशिश वडोदरा महानगर पालिका द्वारा की जा रही है. रंग रोगान का कॉन्ट्रैक्ट अहमदाबाद की ध्यानी आर्ट नामक कंपनी को दिया गया है, जहां के कर्मचारी इन दिनों वडोदरा में कई पेड़ पर सुंदर रंग बिरंगी कलर करते हुए वडोदरा शहर को एक नई खूबसूरती प्रदान कर रहे हैं. ये बड़ौदा वीएमसी के द्वारा हम लोग कर रहे हैं, कमिश्नर साहब करवा रहे हैं. तो बड़ौदा में अलग अलग जगह पे जितने भी ट्रीज है वहाँ पे ट्रीज पेंटिंग करना है, वॉल पेंटिंग करना है. तो बड़ौदा को जो जितने भी स्मार्ट सिटी रोड है वहाँ पे स्मार्ट सिटी जैसा बनाना है. मेरा कॉन्ट्रैक्ट अहमदाबाद से ही चल रहा है, पूरा वीएमसी के थ्रू ही चल रहा है. मेरा कॉन्ट्रैक्ट का नाम है ध्यानी आर्ट है. भारत में चल रहे क्रिकेट वर्ल्ड कप में कई बड़े उलटफेर सामने आ रहे हैं. ऐसे ही एक उलटफेर का शिकार दक्षिण अफ्रीका भी हुआ. नेदरलैंड ने वर्ल्ड कप 2023 में साउथ अफ्रीका को 38 रन से हरा दिया है. ये पिछले 3 दिनों के अंदर दूसरा बड़ा उलटफेर है. इससे पहले 15 अक्टूबर को दिल्ली में अफगानिस्तान ने वर्ल्ड चैंपियन इंग्लैंड को 69 रनों से हराया था. धर्मशाला के मैदान पर मंगलवार को साउथ अफ्रीका ने टॉस जीतकर फील्डिंग करने का फैसला लिया. नेदरलैंड ने पहले बैटिंग करते हुए
तय 43 ओवर में 8 विकेट पर 245 रन बनाए। जवाब में साउथ अफ्रीका की टीम 42.5 ओवर में 207 रन पर ऑल आउट हो गई। टॉस के बाद बारिश के चलते मैच में 7 ओवर की कटौती की गई थी। नीदरलैंड की जीत के बाद वर्ल्ड कप ओपन स्थिति में है, यानी उन टीमों के पास वापसी के मौके हैं जो शुरुआती मैच हार गई थी। यह नीदरलैंड की वर्ल्ड कप में पहली जीत है। मौजूदा सीजन में भी डच टीम ने पहली जीत हासिल की। अब टीम के खाते में 2 अंक है। दूसरी ओर इस हार से साउथ अफ्रीका को कोई नुकसान नहीं हुआ है। टीम के पास 3 मैच के बाद 4 अंक है। फिलहाल भारतीय टीम 6 अंकों के साथ पॉइंट्स टेबल पर टॉप पर है। वीएनएम न्यूज स्टूडियो से ये थी अभी तक की दिन भर की खबरें। वीएनएम टीवी की सारी खबरें, अपडेट्स और शोज आप यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम के अलावा ओटीटी प्लेटफॉर्म पर लाइव देख सकते हैं। आप डेली हंट, जियो टीवी और वोडाफोन टीवी पर 24 घंटे देख सकते हैं वीएनएम टीवी। तो देखते रहिए वीएनएम टीवी। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।